मैं डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, पीडीएफ इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ से हूँ और आज मैं आपको समसामयिक भारत का एक टॉपिक है प्री वर्षों की समाप्ति, इस पर लेक्चर दे रही हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं प्री वर्षों का परिचय। तो स्वतंत्र गणराज्य के रूप में आज़ाद भारत के सामने जो हमारी देसी रियासतों का विलय की समस्या थी, वो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सबके सामने उभर कर आई थी। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने बड़ी राजनीतिक शक्तियों को समाप्त कर छोटी छोटी रियासतों को अपना सहयोगी बना रखा था। यह रियासतें अंग्रेज़ों की वफादारी ही अपना प्रमुख लक्ष्य मान बैठी थीं। यद्यपि इन छोटी रियासतों की संख्या बहुत अधिक थी, किंतु इन रियासतों में 563 बड़ी रियासतें भी थीं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 7,12,000 वर्ग मील था। इन रियासतों के अंतर्गत संपूर्ण देश का लगभग 20% क्षेत्रफल तथा 25% आबादी थी। स्वतंत्र भारत में इनका अस्तित्व बने रहना राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए बड़ी चुनौती था। इनके विलय के बिना राष्ट्रीय एकीकरण का स्वप्न अधूरा था। राजनैतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से तो यह रियासतें तथाकथित स्वतंत्र इकाइयाँ थीं, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से यह भारत का अभिन्न अंग भी थीं। इनके बिना स्वतंत्र भारत का सपना अधूरा ही था। अतः इनके विलय के लिए इनके शासकों को प्री पेपर्स की सुविधा प्रदान की गई। सन 1920 ईस्वी तक इन रियासतों में राजनीतिक चेतना का विकास शून्य ही था। बच्चों, हम जानते हैं कि आज़ादी से पहले का भारत दो भागों में विभाजित था, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। अतः इन दोनों का विलय करके ही स्वतंत्र भारत का जो सपना था वो पूरा हो सकता था, जहां एक और ब्रिटिश भारत में संवैधानिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के साथ साथ स्थानीय निकायों, विधायिकाओं एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का जन्म होने लगा था, वहीं दूसरी ओर देशी रियासतों के नागरिकों को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। यद्यपि कांग्रेस के कार्यक्रमों से प्रेरणा प्राप्त कर इन रियासतों में भी जन चेतना फैलने लगी थी, फिर भी इनके राजाओं की फिजूल खर्ची, संदिग्ध राष्ट्रीयता, जनता के पिछड़ेपन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के अभाव के चलते इनका विलय अनिवार्य था। इतना ही नहीं, देशी राज्यों में उस समय गंभीर राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो जाएगा तथा उसका विभाजन कर दिया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषित किया कि सम्राट की सरकार सर्वोच्च सत्ता के अंतर्गत अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को ब्रिटिश भारत की किसी सरकार को सौंपने का विचार नहीं रखती है। इससे भारत के स्वतंत्र होते ही विघटन की गंभीर खतरा पैदा हो गई। इस समय भारत सरकार के देशी राज्य विभाग के प्रमुख सरदार पटेल ने इन राजाओं से 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत में मिल जाने की अपील की। सरदार पटेल की दृढ़ता, दूरदर्शिता, सूझबूझ और अथक प्रयासों के चलते हैदराबाद, जूनागढ़ तथा जम्मू कश्मीर को छोड़कर से सभी देशी रियासतें स्वेच्छा से भारत संघ में मिल गईं। बच्चों, अपनी शक्ति और सत्ता का समर्पण करने के बदले प्रमुख रियासतों के शासकों को कर मुक्त प्री पेपर्स अनिश्चित काल के लिए दिए गए। उदाहरण के लिए बीकानेर के शासक को 17 लाख रुपए वार्षिक, जैसलमेर के शासक को 2,80,000 रुपए वार्षिक, जयपुर के शासक को 18 लाख रुपए वार्षिक, जोधपुर के राजा को 17,50,000 रुपए वार्षिक और हैदराबाद के निजाम को 50 लाख रुपए वार्षिक प्री पेपर्स के रूप में दिए गए। विलय के समय इन देशी रियासतों के राजाओं को दी जाने वाली पेंशन की राशि 560 करोड़ रुपए वार्षिक थी। इसके अतिरिक्त लगभग इतना ही व्यय इन पूर्व शासकों की शान शौकत पर भारत सरकार को खर्च करना पड़ता था। तथापि सुरक्षा की दृष्टि से ये सही था। प्री पेपर्स की समाप्ति के कारण क्या थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनतांत्रिक व्यवस्था में देशी रियासतों के राजाओं की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं रह गई थी। दूसरी ओर साम्यवादियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा वामपंथियों द्वारा प्री पेपर्स की समाप्ति की मांग लगातार ही की जा रही थी। स्वतंत्रता के बाद ही इन राजाओं का विशेष दर्जा और विशेषाधिकार समाप्त किए जा सकते थे, किंतु ऐसा नहीं किया गया। कांग्रेसी सरकार शांतिपूर्ण तरीकों से देशी रियासतों के राजाओं को निष्क्रिय बनाना चाहती थी। इन रियासतों का सदियों से अस्तित्व में रहना भी
इनकी समाप्ति में बाधक था। यद्यपि पूर्व शासकों को दिए गए विशेषाधिकार प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ थे, इनको दिए गए पीबी वर्ष की समाप्ति के जो कारण हैं वो आपको मैं यहाँ बताती हूँ। लोकतांत्रिक राजनीति के अनुकूल न होना ये एक कारण है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत पूर्व शासकों के विशेषाधिकार देना अन्य नागरिकों के विशेषाधिकारों का हनन करने जैसा ही था। देशी रियासतों के राजाओं पर भारत सरकार के खजाने से काफ़ी बड़ी राशि खर्च हो रही थी तथा उनका कोई प्रतिफल समाज और राष्ट्र को नहीं मिल पा रहा था। दूसरी ओर इन राजाओं के कोई विशेष कर्तव्य निर्धारित नहीं किए गए थे, अतः जो लोकतांत्रिक भावना है उसके अनुकूल इन राजाओं को मिलने वाले प्रीबी पर समाप्त करना अनिवार्य हो गया था। अब जो दूसरा कारण है वो है सामंतवाद की प्रतिछाया। सामंती मूल प्रजातांत्रिक मूल्यों के विपरीत थे। जिस सामंती व्यवस्था को देशी रियासतों के विलय द्वारा निष्क्रिय किया गया था वह गैर कानूनी ढंग से आज़ादी के बाद भी थी। पूर्व शासक एवं उनके जमींदार सामंत प्रायः संविधान की भावना के विपरीत विविध प्रकार के कार्य करते थे, अतः सामंतवाद की समाप्ति के लिए राजाओं के विशेषाधिकारों एवं प्रीबी पर समाप्ति करना आवश्यक था। तीसरा कारण है आर्थिक विकास में बाधक। भारत सरकार के राजकोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार के साथ साथ इन राजाओं के पास बहुत बड़े क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि थी, जिससे यह किसानों को किराया अथवा राजस्व पर खेती के लिए देते थे। इन राजाओं की उदासीनता के कारण इनकी भूमि की उत्पादकता घट रही थी। दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि विकास योजनाएं भी लागू नहीं हो पा रही थीं। चकबंदी कानून को लागू करने में इन देशी रियासतों के राजाओं के प्रीबी पर बाधक हो रहे थे। इस प्रकार आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नियोजन व्यवस्था में पूर्व शासकों को मिलने वाली प्रीबी पर सुविधा बाधक थी। और है चौथा कारण भूमि सुधारों में बाधक। ये पूर्व में भी मैं बता चुकी हूँ कि पी वर्ष के अंतर्गत विशेष अधिकारों में इन राजाओं को बड़े क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि मिली थी, अतः जो राजनीतिक सरोकारों और कृषि के बारे में उदासीनता के चलते लागू नहीं हो पा रही थी, अतः प्री बीपर्स को समाप्त करना अनिवार्य हो गया था। और है दक्षिणपंथी तत्वों की क्रियाशीलता। अधिकांश पूर्व राजा तत्कालीन दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञों के साथ जुड़ गए थे और वो इन शासकों के राजनीतिक लक्ष्यों को बढ़ावा दे रहे थे। सामान्यतः तत्कालीन दक्षिणपंथी प्रगतिशील जनतांत्रिक सुधारों के विरुद्ध थे। कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञों का गुट नेतृत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील था, जबकि नेहरू एवं इंदिरा गांधी कांग्रेस में प्रगतिशील अथवा वामपंथी राजनीतिज्ञों के साथ दिखाई पड़ रहे थे। अतः कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी नेताओं को कमजोर और अक्रियशील बनाने के लिए इन पूर्व शासकों के पीबी पर समाप्त करने की बात चल रही थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक पार्टियों में रामराज परिषद, हिंदू महासभा, जनसंघ एवं स्वतंत्र पार्टी आदि दलों में भी इन पूर्व राजाओं ने पर्याप्त पकड़ बना रखी थी। अतः कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व में इन्हें कमजोर करने के लिए प्रीबी पर समाप्त करने का फैसला लेना जरूरी हो गया था। और तत्कालीन राजनीतिक समाधान भी किया गया था। सन 1967 से आम चुनावों में कांग्रेस के जनाधार में कमी आई थी, अतः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सरकार को स्थायी बनाने के लिए गैर कांग्रेसी वामपंथी तथ्यों, जिनमें कुछ समाजवादी तथा 2 कम्युनिस्ट पार्टियां भी थीं, का समर्थन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। फिर सन 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के भीतर राजनीतिज्ञों में गहरे मतभेद पैदा हो गए थे। इस समय दक्षिणपंथी नेता सिंडिकेट के नाम से जाने जाते थे, जिनका नेतृत्व श्री मोरारजी देसाई तथा निजलिंगप्पा कर रहे थे। इस सिंडिकेट ने नवंबर 1969 में इंदिरा जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें अनुशासन के नाम पर कांग्रेस से बाहर कर दिया, जिससे कांग्रेस में विभाजन की स्थिति बन गई और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आर के नाम से एक नई पार्टी का गठन हुआ। दूसरी ओर सिंडिकेट नेताओं वाले गुट ने अपना नाम कांग्रेस ओ कर लिया, किंतु अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 705 सदस्यों में से श्रीमती इंदिरा गांधी ने 446 सदस्यों का समर्थन हासिल कर कांग्रेस पर अपनी पकड़ सिद्ध कर दी। अतः उन्होंने लोकप्रियता बढ़ाने तथा अपने वामपंथी नेताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रीबीवर्स की समाप्ति करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जो कि राज्यसभा में एक मत से गिर गया। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इन पूर्व शासकों की मान्यता समाप्त कर दी गई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को गैर कानूनी मानते हुए अमान्य कर दिया। अतः श्रीमती गांधी ने दिसंबर 1970 ईस्वी को लोकसभा भंग कर फरवरी 1971 ईस्वी में देश में आम चुनावों की घोषणा कर दी।
इस चुनाव में श्रीमती गांधी ने अपनी प्रगतिशील नीतियों और वामपंथी नेताओं के सहयोग से भारी बहुमत प्राप्त कर 518 सीटों में से 352 सीटों पर विजय हासिल की। अतः अब प्री-पीपर्स की समाप्ति लगभग तय हो गई थी। प्री-पीपर्सों की समाप्ति का घटना चक्र है वो आपको बताती हूँ। प्री-पीपर्स की समाप्ति के घटना चक्र की पृष्ठभूमि सन 1970 ईस्वी तक बन चुकी थी। श्रीमती गांधी को अब स्पष्ट 2/3 बहुमत प्राप्त था, अतः उन्होंने प्री-पीपर्स की समाप्ति का यह उपयुक्त समय मानते हुए संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया। इस प्रकार मार्च 1971 में पारित 26वें संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का प्री-पीपर समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राजाओं को दी गई मान्यता भी समाप्त कर दी गई। प्री-पीपर्सों की समाप्ति का जो परिणाम है अब आपको बताती हूँ कि लोकतंत्र की भावना के अनुकूल भूतपूर्व राजा महाराजाओं के वेतन भत्ते तथा उनके विशेषाधिकारों की समाप्ति पर होने पर यह लोग विशिष्ट वर्ग के स्थान पर सामान्य वर्ग के नागरिकों की श्रेणी में आ गए। वास्तव में उनके पद तथा उपाधियां जारी रखना, उनकी शान शौकत में सरकारी धन खर्च करना प्रजातांत्रिक मान्यताओं तथा समाजवादी भावना के प्रतिकूल ही था। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में यह प्रगतिशाली कदम उठाया, जिससे रजवाड़ों की शक्ति और प्रभाव को प्रबल आघात पहुंचा। तथापि अब वे राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे। तत्कालीन सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्र भारत का लक्ष्य गरीबों, शोषितों, दलितों तथा अभावग्रस्त लोगों की दशा सुधारना है। तथापि लोकतंत्र अमीर और गरीब के बीच पाई जाने वाली आर्थिक दीवार को समाप्त करना चाहता है। इस प्रकार भूतपूर्व शासकों के प्री-पीपर्स की समाप्ति से बहुआयामी विविध प्रकार के परिणाम सामने आए। बच्चों, ये था प्री-पीपर्स की समाप्ति पर एक पाठ। धन्यवाद।